चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आफ्टरनून हो गया है, लेकिन ठीक है, जब जागो तभी सवेरा है ना। मतलब ये काफी खुशी की भी बात है और गर्व की भी बात है कि हमारे स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही होगा, काजल ठाकुर, इन्होंने एक ही एग्जाम क्रैक नहीं किया, इसके पहले इन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, बहुत सारे इनको फेल्योर भी मिला है, लेकिन अभी फाइनली एसबीआई क्लर्क का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था उसमें इनका नेम आया है। मतलब फाइनली एसबीआई में इनका सिलेक्शन हो चुका है। इसके लिए पीओ मेंस का भी इन्होंने एग्जाम क्रैक किया हुआ था, आईबीपीएस पीओ मेंस का भी एग्जाम क्रैक किया हुआ था। उसके अलावा एसबीआई क्लर्क में भी शायद पहले हुआ था इनका, फाइनल नहीं हो पाया था, लेकिन फाइनली अभी उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये आप सबके लिए भी एक सीखने वाली चीज है कि जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, एक बार एग्जाम दिया सिलेक्शन नहीं हो पाया, दूसरी बार दिया सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और चीजें छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। देखो, लाइफ में सफलता और असफलता ये दो चीजें हैं। कभी आपको सफलता मिलेंगी, कभी असफलता मिलेंगी, लेकिन अगर आप बैलेंस बना करके अगर चलना आप सीखते हो तो डेफिनेटली आगे जा करके आप उस सक्सेस, आप उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम उनसे बात करेंगे, आप भी इंटरेक्ट करेंगे। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे उन्होंने, ठीक है, क्लास तो किया, क्लास के अलावा भी कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, किस तरीके से इतने सारे एग्जाम में फेल होने के बाद भी फाइनली उन्होंने अपने प्रिपरेशन को चालू रखा और उनका सिलेक्शन हो पाया। एक जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करिए। से प्रिपरेशन चालू किया, कब आपने क्लासेस ज्वाइन किया था, आपका कैसा स्ट्रगल रहा, क्लास की तरफ से आपको कितना हेल्प मिला, और फिर आपने अपनी प्रिपरेशन, लाइक क्लास तो सभी करते हैं, लेकिन क्लास के अलावा आप किस तरीके से अपने पढ़ाई पे कितने फोकस्ड रहे और किस तरीके से अपने शेड्यूल को मेंटेन किया, बीच में कितने एग्जाम्स निकाले, किसमें पास हुए, किसमें फेल हुए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए पहले, और उसके बाद हम स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ सेशन करेंगे जिसमें जिसको जो डाउट होगा वो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, गुड आफ्टरनून। तो मैंने 2022 में क्लास ज्वाइन किया था सितंबर में, और एक्चुअली मेरा तब पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं। तो मैंने सितंबर में क्लास ज्वाइन किया, और इतना मेरा प्रिपरेशन नहीं था, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि तब से एग्जाम सारे स्टार्ट हो गए थे, आईबीपीएस के, एसबीआई के सारे एग्जाम्स चालू हो गए थे, तो मेरा कोई भी प्री नहीं निकला फर्स्ट अटेम्प्ट में। पर जो 2023 था उसमें मैंने ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स दिए सबके प्री क्लियर किए थे। लेकिन मैंने रेगुलर क्लास किया था, और सर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मतलब बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन भी थे कि आपको सिंप्लीफिकेशन 25 रोज सॉल्व करने, तो मैंने वो वैसे ही किया था। जो भी क्लास इंस्ट्रक्शन मिले मैंने सबके सब वैसे के वैसे फॉलो किए। तो आपको भी सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, तब भी जाके, ये बहुत छोटी चीज है कि आपको इतना टाइम पढ़ना है या फिर इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और यही होते हैं जो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करते हैं। तो मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था, तो मेरे पास पूरा दिन होता था पढ़ाई करने के लिए। तो मैं स्टार्टिंग हमेशा रीजनिंग से करती थी, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से, क्योंकि रीजनिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स। तो मैं रीजनिंग से हमेशा स्टार्ट करती थी, रोज़ 5 से 6 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स करती थी। उसके बाद स्पीड मैथ्स करती थी, और फिर उसके बाद डीआई वगैरह, ऐसे पूरा दिन होता था। और शाम को कैसे होता है, पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद वो एनर्जी नहीं बचती जिससे हम वैसे पढ़ाई कर सके, इसलिए शाम को मैं इंग्लिश रखती थी, करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। लेकिन मैंने एक जो हमारे इंग्लिश का सर था उन्होंने बोला था कि रोज 4 से 5 आपको आरसीज करनी ही है, तो वो करती थी शाम को। और रीडिंग, मैंने एक बुक स्टार्ट की थी रीडिंग करने के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत नहीं पढ़ा जाता, एक टाइम के बाद वो बोर लगता है, तो इसलिए मैंने बुक से स्टार्ट किया था। और का क्लियर हुआ, एसबीआई पीओ का क्लियर हुआ, और एनआईसीएल का भी क्लियर हुआ असिस्टेंट का। उसका भी मेरिट लिस्ट आना बाकी है, उसका मैंने रीजनल लैंग्वेज टेस्ट अभी दिया है, और ये एसबीआई क्लर्क का मेरा हो गया।
तो क्लास से बहुत मुझे हेल्प मिली, जो भी नोट्स मिलते थे वो बहुत हेल्पफुल होते थे, और मैंने साथ में खुद के भी अच्छे से नोट्स मेंटेन किए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको रिवीजन करना होता है। और कोशिश ये करना कि आप छोटे छोटे नोट्स बताओ ताकि रिवीजन में आसानी हो। और जब भी आप कुछ भी टॉपिक पढ़ो, उसकी जो भी ट्रिक होगी वो आप कहीं ना कहीं नोट करके रखो, क्योंकि क्या होता है एक पॉइंट के बाद हम वो ट्रिक भूल जाते हैं, और फिर जब एग्जाम्स देते हैं तो हम उसी मेथड से करते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, उसमें टाइम ज्यादा जाता है। तो एग्जाम के पहले आप अपने एक बुक मेंटेन करके रखो, जिसमें आपने आपके सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो भी लिख के रखे होंगे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा या कोई अलग पैटर्न का क्वेश्चन होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा, वो भी एक नोट करके रखो। उससे आपको एग्जाम के पहले बहुत हेल्प होगी। और मॉक टेस्ट रेगुलरली दो। अभी आप स्टार्टिंग में थोड़ा अपना सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो, क्योंकि वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो इसीलिए जितना मैक्सिमम आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप मॉक टेस्ट देना चालू करो। पहले वीक में 2 बार दो, फिर अल्टरनेट डेट दो, फिर रेगुलरली अपना मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद एनालिसिस करो। कभी भी मॉक टेस्ट में ना ये मत देखो कि मार्क्स कितने आए या परसेंटाइल कितने, आप देखो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी किए 100 में से, तो देखो कि सबके सब आपके करेक्ट आए कि नहीं, आपको कितना टाइम लगा है, टाइम देखो। उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो कि अगर दूसरे सोल्यूशन से, दूसरे मेथड से करते क्या आपको टाइम कम लगता। तो ऐसे आपके मॉक का एनालिसिस करो। ओके। अब मैं पहले कुछ आपके बिहाफ में कुछ क्वेश्चन इनसे पूछता हूं, और फिर क्योंकि हम इस सेशन को ज्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद आपका लेक्चर भी होने वाला है ना। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ काजल की, जो आपने सबसे पहला एग्जाम क्रैक किया हुआ था वो कौन सा था आपका? NICL AO का। NICL AO का एग्जाम आपने क्रैक किया था। कहाँ पे आप फंस गए थे वहाँ पे? मेंस में। मेंस में आपका नहीं हो पाया था, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में, मतलब किसमें मेंस में, क्या ओवरऑल या कैसा? हाँ, मतलब ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, ओवरऑल सेक्शन वाइज हो गया था। सेक्शन वाइज हो गया था। देखो सेक्शन वाइज कट ऑफ आपको ये सब तो पता ही है सारे लोगों को। बैंकिंग के एग्जाम में या इंश्योरेंस के एग्जाम में क्या रहता है, सेक्शन वाइज कट ऑफ होता है। तो केवल सेक्शन वाइज कट ऑफ पार करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी हमें क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो पहला मींस एग्जाम आपने दिया और उसमें आप फेल हो गए, कैसा लगा था फिर आपको उस टाइम पे? बहुत बुरा लगा था। अच्छा, पहले एग्जाम में बुरा लगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कौन सा दिया था आपने? IBPS PO का। IBPS PO, उसमें भी हो गया था आपका? हाँ, उसमें हो गया था। मतलब आपने ऐसा कोई एग्जाम दिया हो जिसमें दिया और उसमें प्रीलिम्स भी नहीं निकला, ऐसा कोई था क्या? RBI का। RBI का, मतलब उसमें आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। ओके, तो उसके बाद IBPS दिया, मतलब RBI कब दिया था फिर? RBI NICL के पहले दिया था। NICL के पहले आपने RBI दिया था, उसका प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। क्या दिक्कत हुई थी वहाँ पे? सर टाइमिंग में ही दिक्कत हुई थी। नहीं यार, मतलब सेक्शन वाइज वगैरह दिक्कत। हाँ। कट ऑफ में क्या हुआ था, कहाँ पे नहीं हो पाया था आपका? सर उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर हो रहे थे, पर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपने IBPS PO का मेंस दिया था, इंटरव्यू तक आप गए, बट इंटरव्यू में नहीं हो पाया। फिर SBI PO का इन्होंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में गए, फिर इनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। उसके बाद अभी कौन सा इंश्योरेंस का कौन सा था अभी आपका? NICL का एग्जाम इन्होंने अभी दिया है, और मुझे लगता है कि इसमें भी आपका हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस के बाद आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो केवल रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में इनका लैंग्वेज का टेस्ट होगा कि मराठी वगैरह बोलने आता है कि नहीं आता है। जिस रीजन से आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ का वो रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट लेते हैं। तो वो टेस्ट कैसा गया था आपका भी? अच्छा गया था टेस्ट अच्छा गया। तो बेसिकली अभी मुझे लग रहा है 100% कि इसमें भी इनका हो ही जाना चाहिए। और फाइनली ये आपका ये SBI क्लर्क जो था अभी, ये आपका ये लेटेस्ट है जिसमें आप फाइनली सिलेक्ट हो पाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिथे तो जैसे नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, DI है, और क्या बचा आपका, सिंप्लीफिकेशन, है ना। ये करने के अलावा वर्ड प्रॉब्लम भी फोकस करते थे कि इसी में टाइम निकल जाता था, कैसे होता था? हाँ, मतलब ये मेरा मेन फोकस होता था कि स्पीड मैथ्स मुझे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं DIs करती थी, और वो होने के बाद बच जाता था 5 मिनट टाइम। तो उसमें जो इजी होते हैं, मतलब एज बेस्ड हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये 2-3 टॉपिक जो होते थे उसके आते ही है प्रीलिम्स में क्वेश्चंस। तो फिर वो अटेम्प्ट करती थी। फिर बाकी का अरिथमेटिक मैंने प्रीलियम के लिए नहीं इतना फोकस किया था। तो अभी आप लोग टेस्ट देते हो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज और DI, इसी को करने में आपका टाइम नहीं बचता है, इसी में भी आपका टाइम नहीं बचता है ना। जबकि ये क्या करती थी कि इतना टाइम इसको सॉल्व करने के बाद, ये टाइम बचाने के बाद फिर अरिथमेटिक सेक्शन पे भी आकर के फोकस करते थे।
ऐसा नहीं कि पहले हमने अरिथमेटिक क्वेश्चन ही सॉल्व करना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मैं आपको हमेशा से बताता हूं, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अपनी स्पीड को हमें ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है। जितना फास्ट, जितना जल्दी आप कर पाओगे ये सारे क्वेश्चन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, जितना जल्दी इसको खत्म किया जाएगा उतना ही आपके पास टाइम बचेगा जिसका यूज आप कर सकते हैं और अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लगा सकते हैं, है ना। एसएससी का अलग शेड्यूल हो जाता है क्योंकि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बल्क में नहीं आते हैं, फिर वहां पे तो अरिथमेटिक वाइज वगैरह सारी चीजें वहां पे रहती है, तो आपको सब पे फोकस करना है, ठीक है। और रीजनिंग सब्जेक्ट में आपका मेन फोकस क्या था? रीजनिंग में आप किसके ऊपर टारगेट करके चलते थे और कौन से टॉपिक पे आपने कमांड किया हुआ था जो लगता था कि रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है आपको? मिसलेनियस टॉपिक्स पहले सबसे पहले करती थी, उसके बाद में पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट में जाती थी। और वो भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो होते हैं, जो पढ़ने के बाद एक मेंटल इमेज बनती है कि ये ऐसा हो सकता है, तो वही क्वेश्चन में अटेम्प्ट करती थी। अगर मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा, मुझे नहीं पता ये कैसे स्टार्ट करना है, तो वो मैं स्किप करती देती और अगले क्वेश्चन पे चले जाती थी कि मुझे बस टाइम नहीं वेस्ट करना है वहां पे, क्योंकि सारा खेल टाइम का ही है। ओके। और इंग्लिश का, इंग्लिश कैसे किया? मतलब क्लास तो किया ही, उसके अलावा इंग्लिश के लिए सेल्फ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, सेल्फ स्टडी, तो क्या आप किस पे फोकस करते थे और कैसे करते थे? एरर डिटेक्शन पे सर ने हमें बोला था कि रोज जितने हो सके, हिमांशु सर थे, तो उन्होंने बोला था कि एरर डिटेक्शन आपको रोज जितना हो सके उतना आप करो। तो मैं रोज 10 से 15 एरर डिटेक्शन करती थी और उसके बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करती थी। तो उसमें बहुत से वर्ड्स ऐसे होते जो हमें नहीं पता होते, तो उसमें से वोकैबुलरी भी हो जाती थी। और रीडिंग की वजह से ये पता चल, पैराजम्बल्स वगैरह में हेल्प हो जाती थी, क्योंकि पता चल जाता था कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद आपको अरेंज करना है। ओके, टाइम को हेल्प किया। सिलेक्ट हुई तो बुरा तो होगा। हाँ, तो गौरव सर ने जो क्लास में लिया था ये कितना आपके लिए हेल्पफुल था? सर बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से नोट्स दिए थे और मैंने प्रिपेयर भी अच्छे से, जैसे सर ने बोला था सारे कलर वाले पेन लेके आना। अच्छा, तो पूरा कलर, पूरा नोटबुक को कलरफुल कर दिया था, कलरफुल करके अच्छे से नोट्स बनाए थे। अच्छा, क्योंकि जो बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह के नोट्स होते हैं वो इंटरव्यू में भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उसी से पूछते हैं वो। ज्यादा करके क्वेश्चन वही होते हैं बैंकिंग रिलेटेड, या फिर आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से पूछा। अब अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, जो लोग पढ़ने वाले, हालांकि पढ़ने वाले सभी लोग हैं, है ना, फिर भी क्वेश्चन पूछना, जिसको भी पूछना है आप आराम से यहाँ पे पूछ सकते हो। तो बताइए, किसी को कुछ क्वेश्चन है, मन में कुछ आ रहा हो? यस, पूछिए। मैं चाहूंगा कि सभी लोग कुछ पूछें। हाँ, यस। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, कभी 8 घंटे भी होते थे, कभी 7 घंटे भी, कभी 9 घंटे भी, डिपेंड टॉपिक के ऊपर करता था। क्योंकि मैंने कोई भी सब्जेक्ट के लिए टाइम लिमिट नहीं सेट की थी कि मुझे 2 घंटा या 3 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है। मैंने टॉपिक के वाइज किया था कि अगर इस टॉपिक को इतना टाइम लगता है तो उसको उतना देना है। अब 8-9 घंटे इन्होंने पढ़ाई किया था, आप 3-4 घंटे में सोचते हैं कि हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है कि नहीं? तो सोच लीजिए, सिलेक्शन के लिए अगर आपको भी इस जगह पे आके खड़ा होना है और आप चाह रहे हैं कि इस तरीके से आपके साथ भी किया जाए, तो आपको कम से कम मतलब 6 से 7 घंटे के ऊपर का तो टाइम आप मिनिमम आप लेकर के चलो कि उतना हमें टाइम देना है स्टडी के ऊपर, है कि नहीं? ये तो हमने और इन्होंने सारी चीजें बताई थी, सोच रहे कि क्या पूछें, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं कि आपको पूछने वाली चीज है ना। तो अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कंक्लूड करते हैं। तो ठीक है, तो काजल ठाकुर, फिर से टारगेट पॉइंट की तरफ से, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम ये आशा करते हैं कि आगे आप और भी आगे मुकाम पे जाए और लाइफ में काफी अच्छा करें। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज का हम ये सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।